हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो हम मार्च की क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। मार्च 2023 की क्रोनोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने मासिक घटनाओं का सार संग्रह देख लिया था। सेकंड में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को, यानी कि नेशनल न्यूज़ को। तो आगे बढ़े उससे पहले कि आज हम रीड के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। थोड़ा ये एक बार इसको राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करने के बाद में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करके आपको ये पता चलेगा कि मैगजीन्स जो हम पढ़ते हैं, जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं आते हैं, ये मैगजीन आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, उसका थोड़ा सा एवोल्यूशन आप उस पेपर से कर पाएंगे। तो उस पेपर को आज डिस्कस करना है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों के पास में मैगजीन नहीं है या आसपास में नहीं अवेलेबल होती है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सभी मैगजीन्स की PDF जो है, जैसे ही हमारा पूरा वीडियोज़ कंप्लीट होते हैं तो हम वहाँ पर उसको अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और एक लास्टली एक चीज़ ये है कि जो लोग RPSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो RS हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, जो भी एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाते हैं। रीट वगैरह के भी पेपर होते हैं, तो इनमें सब में जहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है वहाँ आप इस मैगज़ीन को ज़रूर से रेफ़र करें। कंपल्सरीली आप इसको रेफ़र करें, बिकॉज इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ईजिली, एक तो क्या है कि एक्सेसिबल रहती है मैगज़ीन, बल्कि भी नहीं है, आप इसको जल्दी कवर भी कर सकते हैं, रिवाइज़ करने में ईजी रहता है। तो आप इस मैगज़ीन को ज़रूर से परचेज़ करें और इसी को पढ़ें। और अदर भी सोर्स आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन आप इसको पढ़ लेंगे ठीक से, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। तो जितने भी लोग हैं जो पूछते हैं कि भाई करंट अफेयर्स के लिए कौन सा सोर्स करें, क्या करें, तो मैं बार बार कहती हूँ और आज भी मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप क्रोनोलॉजी को पढ़िए, फेथफुली एकदम इसको पढ़िए, और क्रेडिबल है, मैगजीन है, और अच्छे से इसमें से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट करें। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो पहली खबर है वो एक सुरंग को लेकर के है। सुरंग का नाम है शिंकुला सुरंग। तो देखिए इस पे क्वेश्चन आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, किसी एग्जाम के पेपर में था, तो अटल सुरंग के ऊपर क्वेश्चन था और पूछा गया था कि ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो कनेक्ट करती है। तो सुरंग का काम यही होता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। और आपको पता है कि जहाँ पर स्नोफॉल होती है या जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आर्मी की एक्सेसिबिलिटी बनाने के लिए सुरंगों का निर्माण किया जाता है। पैसेंजर्स के लिए भी होता है, लेकिन आर्मी के लिए वो ज़्यादा जो है बनाई जाती हैं। तो ये सुरंग भी जो है लद्दाख में शिंकुला सुरंग, इसका निर्माण किया गया है। नाम याद रखिएगा, शिंकुला सुरंग है, कहाँ पर है, लद्दाख में है। और दूसरी बात यह है कि जब भी बॉर्डर्स पे सुरंग बनाई जाती है तो उसका निर्माण कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। तो करीबन 1600 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। 4 किलोमीटर की ये सुरंग होगी और LAC के पास में इसको बनाया जाएगा। LAC यानी कि है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि चाइना के पास में पड़ती है। तो ये जो है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है LOC के पास में श्रीनगर, द्रास, काकासर कारगिल राजमार्ग एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास में जो है इसको बनाया जा रहा है। अब इसकी कनेक्टिविटी हम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मनाली, दारचा, पदम और नीमू, तो ये जो 4 प्लेसेस हैं, इसके नाम भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ तक है। तो मनाली, दारचा, पदम, नीमू अक्ष पर सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस सुरंग का जो है वो BRO के द्वारा निर्माण किया जा रहा है और कहते हैं कि 2025 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो नाम याद रखिएगा सुरंग का। सुरंग का नाम है शिंकुला सुरंग, लद्दाख के अंदर इसको बनाया जा रहा है। फिर देखिए 2 और सुरंगें हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती हैं। एक है अटल सुरंग, ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। ये मनाली को लेह से जोड़ती है, इसकी कनेक्टिविटी मनाली टू लेह है। फिर है जोजिला सुरंग, जो कि निर्माणाधीन है और ये श्रीनगर, कारगिल, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। श्रीनगर, कारगिल, लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, तो दोनों के आप ध्यान रखिएगा कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है यानी सेंट्रल जो हमारी कैबिनेट है, उसने एक प्रोग्राम को मंजूरी दी है। ये सेंटर का ही प्रोग्राम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। प्रोग्राम का नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या नाम है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इसका नाम है। और इसको स्टार्ट किया गया है फरवरी 2023 से। करीबन 4000 करोड़ का है, लगभग 5000 करोड़ मान लीजिए यहाँ पे इसका बजट है। और इसकी जो शुरुआत है वो 2022-23 से 2025-26 तक ये चलेगा। इसमें लोग क्या करेंगे कि हमारे जो उत्तरी या नॉर्दर्न जो हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ पर जो 19 ज़िले हैं और 46 सीमा ब्लॉक हैं और 4 जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पर इस योजना को ये लोग लागू करेंगे। टोटल इसमें, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज नाम है, तो इसमें 663 गाँवों को जो है वो शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जितने भी हमारे सीमा पर स्थित जो गाँव हैं, उत्तरी सीमा पर जो भी गाँव स्थित है, तो वहाँ पर स्थानीय प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान की जाएगी। मतलब कि वहाँ पर जो भी
जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ पर कुछ ऐसा टैलेंटेड जो लोग हैं हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हैं, तो उनकी उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहाँ पर कुछ ऐसी संस्कृति है जो कि काफ़ी अलग है, यूनिक है, तो उसको आगे लाया जाएगा और उसको टूरिज़्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको उसका लाभ उठाने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। जो वहाँ पर जो हमारे समुदाय होते हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको वन विलेज वन प्रोडक्ट के तहत जो है एग्री बिजनेस जो है उसका इंक्रीज़ किया जाएगा। मतलब उनका बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ किया जाएगा यहाँ पर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, विलेजेस का डेवलपमेंट है बेसिकली। और कौन से विलेजेस का डेवलपमेंट है? जो सीमावर्ती क्षेत्र यानी कि जो हमारे बॉर्डर एरिया से जुड़े हुए विलेजेस हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। करीबन 5,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है और 2025 तक के लिए 2025-26 तक के लिए इसको लाया जाएगा। सेंटर की ये योजना है, 5,000 करोड़ तक का इसका बजट है और नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कितने इसमें गाँवों को लिया जाएगा? तो 19 जिलों के 663 विलेजेस को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत जो है यहाँ पर विकास केंद्रों की भी स्थापना की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन विलेजेस का डेवलपमेंट किया जाएगा। अब इसमें और क्या-क्या तथ्य हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है इस मॉडल के तहत यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये जो गाँव हैं वहाँ पर जो जिला प्रशासन है उसको एक्शन प्लान उसको बनाने के लिए दिया जाएगा। वहाँ का जो जिला होगा वहाँ पर एक्शन प्लान बनेगा कि किस तरीके से इसको काम क्रियान्वित किया जाए। फिर बजट का आवंटन होगा और फिर वहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए इस कार्यक्रम के तहत आवश्यक अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास व आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान किया जाएगा, जिससे समावेशी विकास हासिल करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। तो सीमावर्ती जो गांव हैं उनको डेवलप करने की स्कीम है जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में मैंने आपको फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें भी समझाया था। बात हो रही है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको लेकर के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि और इसके ऊपर हम कई सारे आर्टिकल्स पढ़ भी चुके हैं। जैसे आपको याद होगा हमने परख के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में जो है क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। कौन सा इसके अंदर जो एजुकेशन का मॉडल है उसको लेकर के भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ देखिए बेसिकली अभी क्या बात हो रही है कि एनईपी जो है उसके तहत अध्ययन जो सामग्री होती है, स्टडी मटेरियल जो होता है, उसके लिए जादुई पिटारा लॉन्च किया गया है। तो अभी जादुई पिटारा क्या है? तो देखिए इसमें ये होगा कि जो बच्चे होते हैं 3 to 8 ईयर्स के, जो कि 3 साल का जो बच्चा होता है उसको स्कूल में हम बेसिकली डालते हैं। तो 3 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जादुई पिटारा का यूज़ किया जाएगा। यानी कि जादुई पिटारे में क्या क्या होगा कि यहाँ पर रिडल्स सॉल्व करवा करके, पजल सॉल्व करवा के, फ्लैश कार्ड दिखा के और जो है खेल खेल में बच्चों को चीज़ें सिखाई जाएगी। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को चीज़ें जल्दी याद होती है और वो ग्रेस्प भी जल्दी करते हैं और वो जल्दी उनके मानसिक उस पर जो है सबकॉन्शियस माइंड में स्टैब्लिश होती हैं। तो ये याद करवाने का एक तरीका है, बच्चों को पढ़ाने का एक तरीका है। तो जादुई पिटारा अगर आपसे पूछे तो वो अध्ययन सामग्री से जो है वो रिलेटेड है, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 13 भारतीय भाषाओं के अंदर इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और ये जो है ये देखिए इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, कहानी की पुस्तकें, खिलौने, आकर्षक पुस्तकें, ये सब जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब देखिए इसमें जो है बुनियादी चरण जो होता है बच्चों का 3 से 8 साल का होता है, उसमें मतलब खेल कूद के माध्यम से बच्चों को जो है वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो बाकी की बातें दे रखी है तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, इतना आपको याद नहीं रखना है। बस जादुई पिटारा के बारे में आप ध्यान रखिएगा। और कुछ मैं आपको यहाँ पर जैसे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 के अंदर आई थी। इसके अंदर इन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है वो हम 2030 तक हासिल कर लेंगे। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो क्या होता है? एनरोलमेंट नंबर आप जानते हैं, जब भी आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, यानी कि आप इस नंबर के बच्चे हैं जो वहाँ पर जो है वो भर्ती हुए हैं। तो एनरोलमेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर 100 बच्चे किसी गांव में है या किसी भी शहर में पढ़ने वाले एज ग्रुप में हैं, तो और उनमें से सिर्फ 25 बच्चों ने ही अपने स्कूल में दाखिला करवाया है, तो बाकी के 75 इसका मतलब स्कूल नहीं गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन बच्चों को भी स्कूल तक भेजने का, स्कूल में उनको रजिस्टर करवाने का जो प्रोसेस होता है या स्कूल भेजने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो टारगेट ये है कि 100% उसको 2030 तक किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम जो है बच्चों को, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन यानी कि जो है व्यावसायिक जो
पढ़ाई होती है वो नहीं पढ़ाई जाती है ताकि वो नौकरी लग सके। तो इसलिए जो है 6th क्लास से जो है वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट की जाएगी और बच्चों को इंटर्नशिप भी दी जाएगी, इंटर्नशिप भी करवाई जाएगी। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो है 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं, ग्रेड 5 तक के जो बच्चे हैं, उनको जो भी पढ़ाई करवाई जाए वो उनकी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में करवाई जाए, ताकि बच्चे जो है वो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। फिर देखिए कि जो सेकेंडरी एजुकेशन होती है तो उसके अंदर बच्चों के लिए जो है 3 लैंग्वेज प्लान भी लेकर के आए भाई, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी और फॉरेन लैंग्वेज भी जो है वो बच्चे उसमें सीख सकेंगे। फॉरेन लैंग्वेज के अलावा साइन लैंग्वेज की भी बात की है कि अगर कोई मूक बधिर बच्चे हैं तो वो भी जो है साइन लैंग्वेज सीखें, मतलब सभी बच्चे सीखें साइन लैंग्वेज। लेकिन सीखने का उद्देश्य क्या होता है कि भाई जो है अदर्स जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी साइन लैंग्वेज को भी वो आसानी से सीख पाएँ, समझ पाएँ। और एक इन सब के लिए इन्होंने कहा है कि भाई अभी क्या होता है, एग्जाम में आपके फाइनल ईयर के एग्जाम होते हैं और एक बार में आपका असेसमेंट होता है। अब ये बोलते हैं कि अब जो है रेगुलर असेसमेंट जो है वो हम बच्चों का करेंगे। तो रेगुलर असेसमेंट के लिए इन्होंने जो है एक पोर्टल भी बनाया जिसको हम नेशनल असेसमेंट सेंटर भी कहते हैं। तो वो नेशनल असेसमेंट सेंटर जो है उसका नाम है परख। क्या नाम है? परख। ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। तो जितने भी बच्चे हैं और जो हमसे काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि परख का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, परख का फुल फॉर्म आपको बताना है, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि फलाने जो ये पोर्टल ये जो असेसमेंट सेंटर लॉन्च हुआ है इसमें ए का मतलब क्या है, या के का मतलब क्या है, या पी का मतलब क्या है, या पूरी की फुल फॉर्म वो पूछ लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए और क्या क्या बात की गई है इसके अंदर। तो इसमें देखिए मॉडल जो बताया गया है वो बताया गया है कि इस अब जो हम 10+2 एजुकेशन लेते हैं 10+2, अब इसमें जो मॉडल है उसको चेंज करके 5+3+3+4 किया गया है। ठीक है, 5+3+3+4 किया गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसमें भी देखिए क्या होगा कि 12 साल की तो आपकी स्कूलिंग हो जाएगी और 3 साल जो है उसमें आपके आंगनवाड़ी या जिसको प्री स्कूल बोलते हैं ना, 3 साल तक जो है आपको प्री स्कूल जो है उसकी एजुकेशन दी जाएगी और 5 साल तक के लिए जो है मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी। ये भी हमने पढ़ लिया है। तो देखिए पहली एजुकेशन पॉलिसी जो थी 1986 के बाद में, ये सेकंड जो है हमारी, मतलब 1986 लास्ट वाली एजुकेशन पॉलिसी थी और उसके बाद में अभी एजुकेशन में रिफॉर्म्स की बात जो है वो चली है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, देखने को मिलेंगी। अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने जादुई पिटारे के बारे में पढ़ा है और इससे पहली वाली जो क्रोनोलॉजी थी उसमें हमने परख के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, आ चुके भी हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, जम्मू कश्मीर में 40 खेलो इंडिया केंद्रों का जो है वो शुभारंभ किया गया है। तो देखिए अभी जो है समर के जो गेम्स है, शीतकालीन जो विंटर्स के जो गेम है, खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स जो है उसका तीसरा संस्करण की शुरुआत हुई है। तो उसी के बीच जो है जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, तो उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में 40 जो है ऐसे सेंटर्स को खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं। और ये मैंने आपको फर्स्ट जो हमारा वीडियो था मासिक घटनाओं का सार संग्रह, वहाँ पर भी काफ़ी डिटेल में बताया था कि जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने हमारा अत्याधुनिक मानव रहित यानी अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो एविएशन का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है स्काई यूटीएम। क्या नाम है इसका? स्काई यूटीएम इसका नाम है। तो अब देखिए इसमें क्या विशेषताएं हैं कि स्काई यूटीएम भारत का अपना पहला मतलब अपनी तरह का पहला एकमात्र ड्रोन एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है और एक क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानव युक्त एविएशन एयर स्पेस के साथ अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ता है। यानी कि मैन्ड और अनमैन्ड जो हमारा ट्रैफिक सिस्टम है उन दोनों को ये जोड़ेगा आपस में। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सभी जो ड्रोन है, एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर्स है और ये सब जो चीज़ें हैं उसके ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये इफेक्टिव बनाएगा। ठीक है, तो जो एविएशन का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए स्काई यूटीएम जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो ये इसके बारे में था। स्काई यूटीएम ध्यान रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा स्काई यूटीएम क्या है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, जो एविएशन का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है, लॉन्च किया गया है।
फिर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है विधि आयोग को लेकर के। तो अभी जो है विधि आयोग जो है उसका टेन्योर खत्म होने वाला था 2023 में, तो अभी इसको इंक्रीज किया है, इसको 31 अगस्त 2024 यानी अगले साल तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि विधि आयोग जो होता है यानी कि लॉ कमीशन जो होता है वो एक तरीके से नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। नॉन स्टैट्यूटरी मतलब कि किसी कानून के तहत इसको नहीं बनाया गया है, गैर सांविधिक निकाय है ये, किसी भी कानूनी एक्ट ला करके इसको नहीं बनाया गया है, संविधान में भी इसका उल्लेख नहीं है, तो ये संवैधानिक संस्था भी नहीं है। और ये क्या है, तो ये एक जो है सरकार के आदेश से यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गठित एक कार्यकारी निकाय है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ ले कि विधि आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान रखना है। इसका काम बेसिकली ये है कि कानून से संबंधित जो चीज़ें हैं उसकी समीक्षा ये करता है कि भाई कितने कानून है, कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा रेलेवेंट नहीं रहा है। तो जो रेलेवेंट नहीं है अब कानून, जो प्रासंगिक नहीं है, तो उनको स्क्रैप करना है, उसको हटाना है, तो उसकी अनुशंसा या रिकमेंडेशन जो है ये सरकार से करता है। अब इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा जो जुडिशरी है उसी के जो न्यायमूर्ति होते हैं सेवानिवृत्त, उन्हीं को बनाया जाता है। तो इस बार वाले जो 22वें विधि आयोग हैं उनके जो आपके अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व के अंदर जो है ये विधि आयोग जो है इसकी संरचना की गई है। इनके अलावा मतलब जो विधि आयोग में जो अध्यक्ष हैं उन अध्यक्ष के अलावा इसमें 4 जो है वो पूर्णकालिक सदस्य भी होते हैं। जैसे कि इसमें एक तो पदेन होता है सदस्य जो कि विधि कार्य विभाग के सचिव होते हैं। जो विधि विभाग है हमारा लॉ डिपार्टमेंट है, उसके जो सचिव सेक्रेटरी होते हैं आईएएस लेवल के अधिकारी, वो इसमें पदेन सदस्य के रूप में रहते हैं। उसके अलावा जो विधायी विभाग के सचिव होते हैं वो भी इसके अंदर पदेन सदस्य के रूप में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विधि आयोग का आपको कंपोजिशन भी पता होना चाहिए, कौन सा विधि आयोग है ये भी पता होना चाहिए, इसका टेन्योर कब तक है ये भी पता होना चाहिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं ठीक से, और इसका कार्य क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया कि जो पुराने कानून हैं उनकी अनुशंसा करके उनको निरस्त करने की सिफारिश ये करता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल पे। अच्छा, उसमें जाएँ उससे पहले कि देखिए भारत में जो है भारत आज़ाद हुआ था 1947 को। 1950 में हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया। 1955 में पहली बार जो है विधि आयोग बनाया गया, पहली बार विधि आयोग गठित किया गया, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे MC सीतलवाड़। तो ये बहुत ही रिनाउंड ज्यूरिस्ट रहे हैं। तो MC सीतलवाड़ के बारे में भी आप ध्यान रखें, जो पहला विधि आयोग था उसके अध्यक्ष थे, और 1955 में जो है पहला विधि आयोग बनाया गया। तो ये अटॉर्नी जनरल थे उस समय तत्कालीन, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा जो UAPA कानून है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसके तहत पहले तो ये हुआ करता था UAPA, हालांकि क्या चीज़ है कि केंद्र सरकार का एक कानून है जिसमें कि जो जितने भी आतंकवादी संगठन वगैरह जो हैं उनको इसी के क्राइटेरिया के बेसिस पर जो है वो बैन किया जाता है। तो ये जो कानून है वो 2019 के अंदर इसमें एक बदलाव करके इसमें कहा गया कि अब जो है सिर्फ संगठनों को ही नहीं, किसी व्यक्ति को भी जो है आतंकवादी घोषित जो है वो इसमें किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ संगठनों को ही आतंकवादी घोषित करती थी सरकार, अब जो है व्यक्तियों को भी करने लगी है इस एक्ट के प्रावधानों के तहत। तो अभी देखिए UAPA के तहत जो है खालिस्तान टाइगर फोर्स और जम्मू कश्मीर का जो गजनवी फोर्स है, उन दोनों को जो है यहाँ पर आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित किया है। इससे पहले भी इन्होंने गृह मंत्रालय ने हरविंदर सिंह संधू जो कि इसको भी आतंकवादी घोषित किया था, और ये जो है ये आतंकवादी संगठन है बब्बर खालसा इंटरनेशनल, इससे जुड़ा हुआ है जो, और लाहौर के अंदर ये रहता है। और अच्छा, इस घोषणा के साथ अब UAPA की चौथी अनुसूची में 54 घोषित आतंकवादी हैं, और उक्त दोनों संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के साथ ही अब UAPA अधिनियम की पहली अनुसूची के तहत कुल 44 घोषित आतंकवादी संगठन है। तो 54 तो हमारे हो गए आतंकवादी, और फिर 44 हो गए इसमें आतंकवादी संगठन। तो ये जो है आपको इतना तो नहीं ध्यान रखना है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा UAPA कानून जो है वो क्या है उसके बारे में पता होना ज़्यादा इसमें आवश्यक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट जो है नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट है। तो यहाँ देखिए शिव सृष्टि क्या है, तो शिव सृष्टि जो है किसी अपॉइंटमेंट के लिए को लेकर के नहीं है। ये जो है पुणे के अंदर एक जगह है,
और यहाँ पर जो है थीम पार्क बनाया गया है शिवाजी महाराज के नाम पर, उनके जीवन पर आधारित है। और जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने इसका लोकार्पण भी अभी हाल ही में किया है। इसके अंदर शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई जितनी भी ऐतिहासिक तथ्य है उन सबको वहाँ पर एक पैनोरमा के रूप में दिखाया जाएगा। और ये एशिया का सबसे बड़ा थीम पार्क होगा। यहाँ जो होलोग्राफिक प्रोजेक्ट मैपिंग होती है, मिनिएचर मोशंस होते हैं, 3D 4D जो टेक्निक्स है उनको यूज़ करके जो है जीवंत जो है वो चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो शिव सृष्टि अगर आपसे कभी ऑप्शन में पूछे तो ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है जहाँ पर पुणे के अंदर ये है और शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित यहाँ पर थीम पार्क जो है वो स्टैब्लिश किया गया है। अच्छा, ऊपर एक G20 को लेकर के एक न्यूज़ है, इसको हम देख लेते हैं। इसको हमने नहीं देखा था, इसको देखते हैं। अच्छा देखिए, G20 की अभी जितनी भी बैठकें हुई है उन सभी को जो है इसने एक ही जगह कंपाइल कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि फरवरी के अंदर कौन कौन सी मीटिंग्स जो है वो G20 की हुई हैं और इन सब पे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सबको ध्यान रखिएगा कि पहली चीज़ देखिए कि G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की जो पहली बैठक है, सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक जो है वो खुजराहो मध्य प्रदेश में की गई। देखिए खुजराहो जो है वैसे भी सांस्कृतिक केंद्र है, तो याद आप कैसे भी करके निमोनिक्स बना करके इसको याद रखिएगा कि सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई है, तो खुजराहो मध्य प्रदेश में हुई है। इसका थीम था सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है, उसके अलावा उसमें कुछ विशेष नहीं है। अब देखिए यह जो है खुजराहो, भुवनेश्वर, हम्पी में होंगी और आखिरी चतुर्थ स्थल अभी नियत नहीं किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ इसकी मीटिंग होगी। खुजराहो, भुवनेश्वर और हम्पी के अंदर जो है ये सांस्कृतिक जो केंद्र है वहाँ पर इनकी मीटिंग होगी। अब देखिए वित्त मंत्रियों की जो मीटिंग थी, G20 के जो वित्त मंत्री है उनकी और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर्स है उनकी जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो उसका आयोजन अब किया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर। फिर देखिए कि G20 सशक्तिकरण की आरंभिक बैठक ये कहाँ पर की गई, तो ये जो है आगरा, उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई है। फिर देखिए अब इसमें देखिए इसका थीम था कि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना। तो महिलाओं के लिए जो मीटिंग है ये उत्तर प्रदेश के आगरा में की गई है। और सांस्कृतिक की अगर बात करें तो खुजराहो मध्य प्रदेश में है। वित्त मंत्रियों की अगर बात करें तो उनकी बैठक बेंगलुरु में की गई है। और G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की जो पहली बैठक है उसका आयोजन भी 13 से 15 फरवरी के बीच लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। यानी महिलाओं वाला भी आगरा, उत्तर प्रदेश में है। और जो अर्थव्यवस्था है, महिलाएं अर्थव्यवस्था से जुड़ी रहती हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, जैसे घर की होम मिनिस्टर जो है महिलाएं होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में ही इसकी बैठक है, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है इसकी बैठक की जाएगी। इसके अंदर देखिए कि ज्ञान भागीदार जो है वो ITU, UNDP, OECD, यूनेस्को और विश्व बैंक भी इसमें जो है वो शामिल होंगे। लेकिन आप यहाँ ये ध्यान ज़्यादा रखना ज़रूरी है कि अर्थव्यवस्था कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया है। फिर देखिए जो वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि है उसकी दूसरी बैठक का, जैसे पहली बैठक तो बेंगलुरु, कर्नाटक में, दूसरी बैठक जो है वो भी बेंगलुरु, कर्नाटक में ही आयोजित की जाएगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, G20 कृषि कार्य समूह की प्रथम जो बैठक है उसको जो है वापस से मध्य प्रदेश या जो है इंदौर के अंदर किया जाएगा। तो आपको याद रहेगा संस्कृति वाली बैठक खुजराहो मध्य प्रदेश के अंदर, बैंक के गवर्नरों की पहली और दूसरी दोनों मीटिंग कहाँ पर है, बेंगलुरु, कर्नाटक में है। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण वाली जो मीटिंग है वो उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर है। और डिजिटल अर्थव्यवस्था जो है उसकी बैठक भी कहाँ पर है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। और फिर जो है कृषि समूह वाली जो बैठक है वो वापस से मध्य प्रदेश चलना है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो इंदौर के अंदर। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज के ऊपर जहाँ पर जो है वन लाइनर फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए पहला जो वन लाइनर फैक्ट है वो ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने भारत की तरफ से किस देश के साथ में एक हवाई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हवाई समझौते को लेकर के हस्ताक्षर हुए हैं, हमारा एक अफ्रीकी देश है गुयाना, साउथ अमेरिकन कंट्री है गुयाना, उसके साथ में हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर देखिए जर्मनी के चांसलर हैं वो भी भारत देश की यात्रा पर रहे थे 2 दिन के लिए। तो अंजेला मार्केल नहीं है, आप गलत टिक मत लगा देना। जो ओलाफ शॉल्ज हैं वो जो है अभी 2 दिन की यात्रा पर, जो कि जर्मनी के नए चांसलर हैं, तो वो 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पर हैं। फिर देखिए G20 थीम आधारित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एवं मध्य प्रदेश फार्म गेट संबंधित कार्यशाला का आयोजन अभी कहाँ पर किया गया, तो भोपाल और जबलपुर में जो है वो इसका आयोजन किया गया था। कवच 2023 क्या है, तो कवच 2023 जो है
21वीं सदी की साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से जो हमारा AICTE है और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो है और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, इन तीनों ने संयुक्त रूप से एक हैकाथॉन जो है उसको लॉन्च किया था। उस हैकाथॉन का नाम है कवच 2023। तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछे कवच 2023 क्या है, तो साइबर अपराध वगैरह जो है 21वीं सदी के जितने भी अपराध हैं जो साइबर कनेक्टिविटी से रिलेटेड हैं, तो उनसे निपटने के लिए जो है इसको हैकाथॉन को जो है वो लॉन्च किया गया। अच्छा, चैट बॉट जो है अभी एक लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। ये क्या करेगा, तो आधार मित्र जो है जो आधार कार्ड से जुड़ी हुई यानी कि विशिष्ट जो हमारा पहचान पत्र है UIDAI, तो उसने जो है अपना चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, आधार मित्र है। 12 चीते अभी हमने ट्रांसलोकेट किए हैं कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। ये कहाँ से लेकर के आए हम, दक्षिण अफ्रीका से लेकर के आए। तो ये तो बहुत कॉमन हो गया क्वेश्चन, सबको पता है। अभी BCCI के एक चयनकर्ता जो मेंबर थे उनको एक स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा जो है उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और वहाँ पे उनसे कुछ पार्शियलिटी वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें सामने आई, तो उनको अभी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उनका नाम क्या है, उनका नाम है चेतन शर्मा। और फिर देखिए नेक्स्ट है दिल्ली के अंदर अभी जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित उनका जो एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसका कुछ उल्लंघन हो रहा था, तो उसी से संबंधित जो है उन्होंने जो बाइक टैक्सीज रैपिडो वगैरह होती हैं, ओला उबर रैपिडो वगैरह, तो उसके ऊपर जो है उन्होंने पाबंदी अभी लगाई है। तो ध्यान रखिएगा दिल्ली के अंदर जो है इसको पाबंदी लगाई गई है। फिर देखिए यहाँ पर जो है कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग में संलग्न होने और डिजिटल स्वास्थ्य का उपयोग करके कैंसर देखभाल में सुधार के तरीकों का पता लगाने के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई ने किसके साथ MOU साइन किया है, तो ये वेपापा तोमाता राव ऑकलैंड विश्वविद्यालय जो है यानी ऑकलैंड का जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ में जो है वो मुंबई के जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है उसने यहाँ पर सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य की जैविक उपज को बढ़ावा देने के लिए वहां एक उच्च गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक जैविक प्रशिक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया है। तो आप जानते हैं कि जैविक जो भी है ऑर्गेनिक जो स्टेट है वो सिक्किम है, तो सिक्किम के अंदर ही इसको बनाने के लिए जो है वो उन्होंने घोषणा की है। अब देखिए यहाँ पर एक सैफी अकादमी है, अल्जामिया तुस सैफिया, इतना नाम ना ध्यान रहे तो ये ध्यान रखिएगा। एक सैफी अकादमी है जो कि एक शैक्षणिक संस्थान है लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय से संबंधित है। इसका अभी एक नए परिसर का जो है इनॉग्रेशन किया है प्रधानमंत्री जी ने खुद जा करके, तो ये मुंबई के अंदर इन्होंने किया है और ये दाऊदी बोहरा जो समुदाय होता है उनसे संबंधित ये सैफी अकादमी है जिसका कि इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में मुंबई से सोलापुर वंदे भारत के अतिरिक्त अन्य किस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत जो है यानी कि जो शिरडी है वहाँ तक जाने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन जो है उसको जो है वो लॉन्च किया है। फिर देखिए यहाँ पर और क्या इम्पोर्टेंट है, हाँ, व्यक्तिगत शिक्षा के साथ विश्व स्तरीय जो गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार का एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, तो डिजिटल यूनिवर्सिटी जो है उसको स्थापित यहाँ पर किया जाएगा। फिर देखिए कि जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है कि भाई हम जो राजधानी है उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करेंगे, तो दूसरी राजधानी बनाने के लिए विशाखापट्टनम का नाम उन्होंने आगे दिया है। अब देखिए कौन सा एक औद्योगिक समूह है जिसने मार्च 2023 में शुरू होने वाली पहली महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जो है वो हासिल किए हैं, तो जो महिला प्रीमियर लीग है उसके टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स जो है वो टाटा समूह ने यहाँ पर खरीदे हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम रीट के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, तो ये भी रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया, तो ये हमने अभी देखा था 5+3+3+4 वाला जो पैटर्न है उसको यहाँ पर अपनाया जाएगा। फिर देखिए एक और रिसेंट उस पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नेट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक जो है वो दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी। तो दिसंबर वाली जो नवंबर की क्रोनोलॉजी थी जो है उसके अंदर हमने रीड किया था कि शेरपा की जो पहली मीटिंग है वो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित की जाएगी, तो ये इसका सही आंसर होगा उदयपुर। तो अब देखिए G20 के ऊपर जो बैठकें हैं वो इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखिए और भी क्वेश्चंस हैं।
यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति का नाम है सरताज नारायण माथुर, वॉज अवॉर्डेड बाय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स। आपको याद हो तो हमने इनके बारे में पर्सनैलिटी इन न्यूज़ पर्सनैलिटीज नहीं, राजस्थान का जो हमारा प्रादेशिक परिदृश्य है उसके अंदर हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो इनको जो है रंगमंच और अभिनय के क्षेत्र के अंदर जो है वो ये संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड दिया गया था। फिर देखिए यहाँ पर नीचे जब भी मैं आपको एक्सरसाइजेस पढ़ाती हूँ अद्यतन सामान्य ज्ञान में, जितने भी अभ्यास पढ़ाती हूँ तब भी मैं कहती हूँ देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा है, बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको याद होगा तो आप इसको बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया जोधपुर के अंदर, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गरुड़ एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति नहीं है, गरुड़ एक्सरसाइज है। तो ये इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे। फिर देखिए विश्वामित्र दादीज जो है ये एक साहित्यकार हैं और इनकी जो एक साहित्यिक रचना है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसके ऊपर अपन ने डिस्कशन किया था, इनको साहित्य पुरस्कार भी मिला था इसमें। तो इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि ये विश्वामित्र दादीज जो है हाड़ौती क्षेत्र से इनका रिलेशन है, तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये साहित्य में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लिटरेचर में है, तो ये वहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है, अगर आप करंट अफेयर्स को बहुत इजी वे में अगर लेंगे, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के इजीली अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो बहुत संभावनाएं हैं कि आपके प्रश्न जो है एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो देखिए इसमें से हम जितने भी हम पढ़ रहे हैं वो सभी हमने क्रोनोलॉजी से ही अटैम्प्ट किए हैं क्वेश्चंस को, और कुछ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा वीडियोज़ में दी जाती है बीच बीच में, तो वो उससे क्वेश्चन जो है आपके हल हो सकते हैं। तो आप देखिएगा इन क्वेश्चंस को और आप पेपर जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है रीड के या जो भी एग्जाम के पेपर होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे, आप अपना एनालिसिस वहाँ से कर सकते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के अंदर अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ना है हमको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।